Asthma in children. Asthma is a chronic inflammatory disorder of airways और ये रीअकरिंग सिम्टम्स होते हैं, ये रिवर्सिबल होता है और ये सिम्टम्स बार बार आते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि एयरवेज जो होता है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, और इसके सिम्टम्स में है कि वीज़ होती है, ब्रेथलेसनेस है यानी सांस लेने में मुश्किल होती है, चेस्ट टाइट हो जाती है और अर्ली मॉर्निंग कफ होती है पेशेंट को। दिस एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इज़ रिवर्सिबल। अच्छा, अब ये जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक या इसमें इसका कुछ पोर्शन अगर ब्लॉक हो रहा है ड्यू टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकियल ट्री, तो क्या होता है कि ये रिवर्सिबल है, ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये ख़ुद ब खुद भी ठीक हो सकता है, स्पॉन्टेनियस रिलीफ भी हो सकता है, या हम ट्रीटमेंट देंगे तब भी ये ठीक हो सकता है। और ये जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है ना एयरवे की, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से है। अब चूँकि इन्फ्लेमेशन है तो इसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी में स्टीरॉइड्स का बड़ा रोल है, और एस्मा में हम इनहेल्ड स्टीरॉइड्स को बड़ा प्रेफर करते हैं। सिविरिटी के अकॉर्डिंगली ना हमने एस्थमा को डिवाइड किया 4 कैटेगरीज़ में, ठीक है। दैट इज़ इंटरमिटेंट परसिस्टेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट एंड सिवियर परसिस्टेंट, ठीक है। अब इसमें जो है ना इसमें ये है सिविरिटी है कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, उसमें एक चार्ट है वो आपको बताती हूँ। माइल्ड में क्या है कि एक वीक में 2 से ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, और ये सिम्टम्स दिन में एक टाइम से कम है, मतलब लेस देन 1 टाइम्स अ डे। मॉडरेट में क्या है, डेली सिम्टम्स हैं, रोज़ाना पेशेंट का ना सांस बंद हो रहा है, उसे चेस्ट टाइटनेस हो रही है और वीजिंग हो रही है। सिवियर परसिस्टेंट में कंटिन्यूअस सिम्टम्स हैं, ठीक है। एस्थमा जो है 3rd लीडिंग कॉज है हॉस्पिटलाइजेशन की उन बच्चों में जो 15 साल से छोटे हैं, और एस्थमा के केसेस ना बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, पुअर सिस्टमैटिकल केयर है, अंडर डायग्नोज रह जाता है, डायग्नोसिस नहीं होता, और कोई इसका ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होता, या लोग इसके ऊपर कंप्लाइंस नहीं रखते, जिसकी वजह से इसके केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द टेबल ऑफ सिवेरिटी ऑफ एस्थमा। इसमें देखेंगे, इसमें इंटरमिटेंट में लेस देन 2 टाइम्स पर वीक है। नाइट सिम्टम्स भी 1 महीने में 2 नाइट से कम हैं। इसके अलावा FEV1 80% से कम है, FEF जो है वो लेस देन 20% है। स्टेप 2 में ये देखें, ये सिम्टम्स थोड़े से स्वेयर हो गए हैं, पर वीक 2 टाइम्स से ज़्यादा है, नाइट सिम्टम्स 1 to 2 टाइम्स अ मंथ आ रहे हैं, FEV1 ग्रेटर देन 80% है। इसमें ना हम शॉर्ट एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट फॉर सिम्टम कंट्रोल, और ये भी डेली इस्तेमाल नहीं हो रहा, 2 दिन से ज़्यादा, मतलब हर हफ्ते में 2 डेज़ से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यानी ऑल्टरनेट डे पर। अब मॉडरेट एस्थमा में क्या है कि डेली सिम्टम्स आ रहे हैं, नाइट सिम्टम्स हर महीने में 3 से 4 दफ़ा आते हैं, यानी ये अटैक ना रात को ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें FEV1 60% है, 70% है ना, और इसके अलावा हम इसमें ये ना नॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी इंटरप्ट कर रहा है कि पेशेंट से ना अब अपने नॉर्मल काम नहीं हो रहे, ठीक है, मॉडरेट परसिस्टेंट में, और हमें डेली ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और सिवियर एस्थमा में क्या है, कंटिन्यूस सिम्टम है, और FEV1 देखें लेस देन 75% है। अब हमें ये सेवरल टाइम्स अ डे इसमें बीटा एगोनिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है फॉर ट्रीटमेंट। ओके, जो इसकी इटियोलॉजी है उसमें एलर्जीज़ हैं, यानी जो कॉजेज़ हैं इसकी एलर्जीज़ हैं या एलर्जेंस होते हैं जो एस्थमा को ट्रिगर अप करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, और इन पेशेंट में IgG मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, इसको एटोपिक एस्थमा कहते हैं, और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का इन्फेक्शन भी इसको ट्रिगर करता है। और कुछ ट्रिगर फैक्टर्स और हैं इन्वायरमेंटल मेडिकेशन वाले, उसका मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। सो ट्रिगर फैक्टर्स जो एस्थमा को एग्जर्सबेट करते हैं उसमें एलर्जेंस हैं, आउटडोर में ट्रीज़ हैं, हर्ब शर्ब्स,
पोल्यूशन और पोलन, ये सारी चीज़ें ना आउटडोर होती हैं और इनसे ट्रिगर हो जाता है अस्थमा। अक्सर लोगों के घर में कारपेट्स बिछे होते हैं, डस्ट होती है और वो अपनी बेडशीट्स क्लीन नहीं करते सोने से पहले, तो ये सारी चीज़ें ना पोल्यूशन और ट्रिगरिंग के तौर पे काम करती है फॉर अस्थमा। इंडोर देखें, डस्ट है, माइट है, कॉकरोच है, कॉकरोच एंटीजेंस, ये सारी चीज़ें अस्थमा करा रही होती हैं। टोबैको स्मोक से लोगों को हो जाता है, और ऑर्डर से या कोई परफ्यूम्स वगैरह से हो सकता है, ऑक्यूपेशनल केमिकल से हो सकता है, एक्सरसाइज से, कोल्ड एयर से, वेदर अगर चेंज हो रहा है, स्प्रिंग वेदर आ रहा है, या कुछ लोग कॉटन इंडस्ट्रीज़ में रहते हैं, या कुछ लोग इस्लामाबाद वाले एरिया में जब जाते हैं तो उन्हें एज़मा एग्जर्बेशन होते हैं क्योंकि वहाँ पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से ना अटैक एज़मा का उनको होने लग जाता है। ठीक है। एनिमल्स, कुछ लोगों को कैट, डॉग्स और हॉर्सेस से होना शुरू हो जाता है, कुछ को डिस्प्रिन से हो सकता है, एनसेड से हो सकता है, एंटीबायोटिक या बीटा ब्लॉकर से हो सकता है। इमोशनल ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खुशी या गमी अगर बहुत इंटेंस होगा, इसमें आपको आएगा वो वाला एज़मा का नाम एग्जर्बेशन होगी। इसके अलावा अगर गर्ड हो रहा है या ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला है, उसमें भी आपको एज़मा होगा। फूड एडिक्टिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स अगर फूड्स में हैं, नट्स से हो सकते हैं, मिल्क से हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स से हो सकते हैं, और एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं जैसे कि पीरियड्स हो गए या प्रेगनेंसी या थायराइड इशू में एज़मा का अटैक एग्जर्बेट कर सकता है। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा अब हम पढ़ रहे हैं कि ये असल में डिसीज़ होती कैसे है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का और टिश्यूज़ का जो एयरवे में मौजूद हैं। तो इन्फ्लेमेशन इसमें मेजर है, की फैक्टर है, इसीलिए इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का बड़ा रोल है। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें ब्रोंकोस्पैज़म हो जाता है ना एयरवेज का, तो उसमें क्या क्या मैकेनिज़्म है ब्रोंकोस्पैज़म करने में या एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करने में। एक पहला तो है कि कोई भी स्टिमुलस होगा, जैसे इमोशंस हैं या पोलन ग्रेन्स हैं या कोई और कोल्ड एयर है या माइट्स हैं या डस्ट है, उससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा। उसकी वजह से एयरवे में अडीमा होता है, म्यूकस इकट्ठा होता है, सिक्रेट भी होता है और जमा भी होता है। बस स्मूथ मसल का स्पैज़म हो जाता है, ब्रोंकाई का भी और ब्रोंक्यूल्स का भी, और एयरवे रीमॉडलिंग होती है। ठीक है। आई विल शो यू ए डायग्राम ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड। देखें, अब ये जो है ना ये एज़मा में चेंजेस आ रही हैं और ये नॉर्मल एयरवे है। देखिए यहाँ पे ल्यूमेन कितना डायलेटेड है, यहाँ पर एयरवे और ब्रोंक्यूल्स हैं ये, तो इसमें चेक करें कि यहाँ पर ये इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो गया है। ठीक है। और जो एल्वियोलाई यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर ये हाइपर इन्फ्लेट हुई हुई हैं। म्यूकस के प्लग्स की, यहाँ ये देखें, ये ओपन एयरवे है, इसमें म्यूकस प्लग बने हुए हैं, म्यूकस इकट्ठा हो रहा है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। देखें, ये जो स्मूथ मसल्स इनके ऊपर है ना, ब्रोंकाई के ऊपर, ये यहाँ पर रिलैक्स है, यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रक्टेड हैं। और यहाँ पर ये देखें इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रोल है। ये जो मास्ट सेल्स है ना, ये आईजीई मीडिएटर्स होते हैं और यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करके ये सारा जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो एयर फ्लो है वो डिटरमाइन, मतलब उसमें जो एयरवे का जो पूरा ट्रैक है उसमें एयर फ्लो डिपेंड करता है कि एयरवे कि ल्यूमेन का कितना साइज़ है, आया वो छोटा या बड़ा है। ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकियल वॉल कितनी एडिमेटस हैं, यानी वो कितनी, जितनी वो इन्फ्लेम्ड होंगी उतना वो पैसेज नैरो होगा। म्यूकस जितना ज़्यादा होगा उतना, मतलब पहले तो उसमें कुछ भी नहीं है, अगर उसमें म्यूकस प्लग्स बनने लग गए तो फिर ज़ाहिर है एयर फ्लो में मुश्किल आएगी। और स्मूथ मसल कितनी कॉन्ट्रैक्टेड हैं और वहाँ पर मसल की हाइपरट्रॉफी है या नहीं है। दीज ऑल फैक्टर्स डिटरमाइन द एयर फ्लो इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अच्छा, जब ब्रोंक असल में एज़मा में क्या होता है कि एयर वे में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि ब्रोंकाई आम तौर पर भी कोई स्टिमुलस होना उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स भी है। पर अगर पेशेंट को अस्थमा है तो ये रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा हो जाता है, वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि जो एयर फ्लो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक्सपायर करने में बहुत मुश्किल आती है।
और एयर ट्रैप हो जाती है और पर्सन को इंस्पायर करने में भी बहुत मुश्किल होती है। इसकी वजह से पेशेंट में फटीग हो जाती है क्योंकि उसका इतना ज़ोर रेस्पिरेशन पर ही लग रहा है, वो थका हुआ हो जाता है। एक तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, कंजम्पशन भी बढ़ गई है और ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही। ठीक है।